हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हियर वी आर स्टार्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि आपके पास जो एटम होता है वो बेसिकली क्या चीज होती है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंड हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फिल्ड इन एन एटम। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर सीइंग व्हाट इज एन एटम। बेसिकली अगर हम एटम को देखें तो स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं पता था तब एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी। डाल्टन साइंटिस्ट ने बोला था कि एटम आपके पास ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, तो यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड द एटम। सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बट किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम होगा, उसके कितने भी सारे एटम्स हो वो एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर। दीज वर ऑल दी पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ही ऑल्सो सेड कि जो आपके पास एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कंबाइन करते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू गिव अ कंपाउंड। ठीक है, बट लेकिन फर्दर ऑन डिस्कवरीज के साथ में बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट वाज एस्टैब्लिश्ड कि एटम आपके पास एक इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं होता है। Atom is a small particle. It is very small. It has the radius of approximately 10 raised to the power minus 10 meters. But atom आपके पास सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो एटम होता क्या है? एटम बेसिकली आपके पास वो इंडिविजुअल पार्टिकल है जो कि अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज अ स्मॉल पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली। अकेला ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। किसी भी एक एलिमेंट के सारे एटम्स आपके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अलग अलग अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी दिखाएंगे। दे विल बी प्रोसेसिंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, तो इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। एटम इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल which can exist individually या independently। मतलब इसको जरूरत नहीं है किसी और चीज की, अगर ये एग्जिस्ट अकेला करना चाहता है तो ये कर सकता है। हमारे पास जो हमें जनरली एलिमेंट्स मिलते हैं वो समटाइम्स कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, जो हमने पढ़ा है कि एटॉमिसिटी होता है। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगल एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सिंगल एटम आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट वो पार्टिकल है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसका रेडियस आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 10 मीटर का होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो एटम के बारे में बेसिक बात हो गई कि एटम आपके पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। It has a radius of about 10 raised to the power minus 10 meter, but it is not the indivisible particle. ये आपके पास indivisible नहीं होता है। It can be further divided into many other small particles, which are called subatomic particles। सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके पास एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं। These are subatomic particles। ठीक है, एक होता है सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन। It was discovered by J.J. Thomson और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे। दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इनका जो मास होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इतना इनका मास अप्रोक्सीमेटली होता है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मास इनका करीब इतना होता है और इस पे अगर हम चार्ज देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम चार्ज देख रहे हैं इट इज -1.602 इंटू 10 की पावर -19
कूलम, ठीक है। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इट इज 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम आपके पास चार्ज की एक यूनिट होती है, जैसे ये मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्राम वगैरह, वैसे कूलम इज द चार्ज ऑफ, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो सेकेंड होता है हमारे पास प्रोटॉन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। These are positively charged particles. इनका मास होता है करीब आपके पास 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 kg, ठीक है। एक प्रोटॉन का मास आपके पास होता है करीब 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 किलोग्राम। और अगर हम इन पे चार्ज की बात करें तो चार्ज होगा इस पे 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। जितना नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है। बट मास के केस में ऐसा नहीं है। मास इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होता है विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो जब भी हम किसी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो वी जनरली निग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज वेरी वेरी लेस देन द मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। ये हम एटम के अंदर आने वाले कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली हम एटम के अंदर आने वाले सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन, proton and neutron. Apart from that we have many other particles in modern physics but we are not going to study that, but they are there, ठीक है। तो आपके पास ये इसमें होते हैं। तो थर्ड होता है हमारे पास न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हमारे पास डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। These are neutral पार्टिकल्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। दे डोंट पोजेस एनी चार्ज। तो फिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है? दे हैव मास। अगर हम इनका मास देखें तो देयर मास इज कंपेरेबल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन, और कुछ ज्यादा, हल्का सा ज्यादा ही होता है। इनका मास आपके पास प्रोटॉन के मास के करीब होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ अ प्रोटॉन। सो दे हैव द सिग्निफिकेंस इन द मास। तो ये एटम में मास के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और चार्ज तो इन पे कुछ है ही नहीं। सो दीज आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि आफ्टर डाल्टन हु सेड एटम इज इंडिविजिबल, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से इन 3 पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। सो देन इट वाज नोन कि आपके पास एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नाउ वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड कि एक एटम के अंदर आपके पास ये वाले पार्टिकल्स हैं, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज हाउ आर दे अरेंज्ड। ये किस तरीके से किसी एटम के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर जो इनका अरेंजमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग थ्योरीज दिए। वी आर जस्ट टेकिंग द फाइनल कंक्लूजन कि हम बेसिक सेंस में किसी भी एटम के अंदर क्या मान के चलते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। So generally, after all these studies by the J.J. Thomson, by Rutherford, the Bohr and all that, हम generally study करते हैं कि जो आपके पास एटम है, एटम एक spherical shape का पार्टिकल होता है, ठीक है। It is in the shape of a sphere. उस स्फेयर के अंदर आपके पास एक सॉलिड एंटिटी होती है which is called the nucleus, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के आजू बाजू और बाहर आपके पास होते हैं कुछ ऑर्बिट्स। नाउ दीज ऑर्बिट्स दे आर नोन एज एनर्जी स्टेट्स, दे आर आल्सो नोन एज एनर्जी शेल्स और जनरली शेल्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो चीजें हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। ये ऑर्बिट्स आपके पास n नंबर से हम डिनोट करते हैं
कि ये आपके पास n इज इक्वल टू 1 है। फर्स्ट शेल, द नियरेस्ट शेल टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द फर्स्ट शेल, ठीक है। एंड दिस इज द सेकेंड शेल एंड दिस इज द थर्ड शेल, ठीक है। जो n आपके पास 1 होता है उसको हम कहते हैं जनरली k शेल, जो n आपके पास 2 है उसको हम कहते हैं l शेल, जो n आपके पास 3 है दैट इज कॉल्ड m शेल एंड सो ऑन, ठीक है। k l n m, k l m n o p एंड ऑल दैट, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये माना जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 2 पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो सॉलिड एंटिटी, ये जो सॉलिड थोड़ा सा पार्ट है ऑफ द एटम विच इज रिसाइडेड इन द सेंटर ऑफ द एटम, इट इज बेसिकली मेड ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है तो इसका चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज। तो क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं है, दैट इज व्हाई द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। और अगर मैं आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात करूं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, उसका मतलब हमारे पास जो शेल्स बची हैं, इन शेल्स के अंदर क्या आते हैं आपके पास? इलेक्ट्रॉन। सो वी अज्यूम दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपके पास इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। तो N1, N2, N3 में क्या आएंगे आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली मास आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके पास राउंड अबाउट में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दे हैव सिग्निफिकेंस इन दी चार्ज ऑफ द एटम, ठीक है। क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, इन अ न्यूट्रल एटम, अगर एटम न्यूट्रल है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन चाहे उसके अंदर कितने भी हो, क्योंकि न्यूट्रॉन आपके पास, न्यूट्रॉन्स आर जस्ट न्यूट्रल, दे डोंट कैरी एनी चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन की वजह से तो कोई चार्ज आ नहीं रहा। तो अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन will be equal to number of electron, ठीक है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, ठीक है। और आपके पास जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव में 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल एटम है, इफ आई हैव अ न्यूट्रल एटम, देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम किसी एटम का क्या निकालते हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z, Z से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी एलिमेंट का अगर सिंबल X है तो उसका एटॉमिक नंबर उसके नीचे लिखा जाता है इन दी सबस्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड दी सबस्क्रिप्ट। जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट में लिखे जाने वाला आपके पास एटॉमिक नंबर होता है, इट इज डिनोटेड बाय Z। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। अगर आपके पास एटम न्यूट्रल नहीं है, सपोज आपको एटम पे कुछ चार्ज दिखाई दे रहा है, इफ यू कैन सी लाइक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, देन यू विल नॉट यूज दिस, ठीक है। तो भी जितने न्यूट्रल में रहे होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। देन यू हैव मास नंबर। मास नंबर हम इसलिए यूज करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल A। और मास नंबर किसी भी एटम का तब काम आता है
जब आपको ये देखना हो कि बेसिकली इसका मास किस रेंज में जा सकता है। अगर मुझे पता है मास किस पे डिपेंड करता है, ऑन दी protons and the neutrons, because with respect to the mass of a proton and a neutron, the mass of electron is negligible. So basically the mass of an atom depends on the mass of proton or a neutron. ठीक? Now what would be the mass of an atom? वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि how many number of protons or neutrons are actually there. So you need that mass number. ठीक है, तो मास नंबर हमारे पास डिनोट किया जाता है ए से, और ये आपको बेसिकली राउंड अबाउट बता देता है कि मास आपके पास करीब कितना होगा किसी एक एटम का, बिकॉज यू नो द एक्चुअल मास ऑफ अ प्रोटॉन, यू नो द एक्चुअल मास ऑफ अ न्यूट्रॉन. नाउ इफ यू नो द नंबर ऑफ दैट यू कैन फाइंड इट आउट इन किलोग्राम्स. ठीक है, तो मास नंबर इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम. ठीक है, तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सपोज यू आर गिवन विद द एटॉमिक नंबर एंड यू आर गिवन विद द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही इक्वल होता है. यू कैन ऐड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड यू विल फाइंड आउट द मास नंबर. और मास नंबर आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है किसी भी एलिमेंट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में. नाउ व्हाट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? कि आपके पास किसी एलिमेंट का लेटर्स में सिंबल हो, उसमें उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखा हुआ हो. सपोज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 8 and 16. That means 8 is the atomic number of oxygen and 16 here it is the mass number of oxygen. ठीक है, so this is about the atomic number and the mass number. Now अगर हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये शेल्स होते हैं और इन शेल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास ये N1 है, N2 है, N3 है. जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास वो इन्हीं में रिसाइड करेंगे. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन दीज शेल्स. नाउ अब ऐसा नहीं होता कि ये जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ले कि भाई हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 तू रख ले, 2 हम रख ले. हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 हम एक शेल रख ले, 3 एक शेल रख ले, भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं. इसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ी फॉर्मूला होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास किसी शेल में आ सकते हैं. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न दी हाउ टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन डिफरेंट शेल में, उसके लिए होता है हमारे पास एक बहुत बड़ी रिलेशन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर. 2n का स्क्वायर. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, वेयर n इज द शेल नंबर. ठीक है, जहां पे n आपके पास शेल नंबर होगा. तो अगर आपके पास इफ n इज इक्वल्स टू 1 है तो n की वैल्यू अगर हम इसमें 1 रख देंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 into 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 2. तो फर्स्ट शेल में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ओनली 2. अगर हम देखें इफ n इज इक्वल्स टू 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to 2 into 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 8. यानी कि सेकेंड शेल के अंदर आपके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं. इफ n इज इक्वल्स टू 3 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2 into 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 18. ठीक है, 3 into 3 9 and into 2 दैट इज 18. तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर फोर्थ में 32. इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर जस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी पुट इन अ शेल. तो अगर जैसे हमारे पास ये हमने
इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिट करने हैं, तो जरूरी नहीं है आपके पास किसी भी एटम के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि सारे के सारे फिट हो जाए। सपोज जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका सिंबल होता है H एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 1। So it has only one electron. So that one electron will come in the first shell. Like this is the electronic configuration of hydrogen. Next हमारे पास एलिमेंट होता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है, एंड द सिंबल इज He। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों किस में आ जाएंगे, फर्स्ट शेल के अंदर। नेक्स्ट वी हैव लिथियम। द एटॉमिक नंबर इज 3 एंड द सिंबल इज Li। ठीक है, कभी भी किसी भी एलिमेंट का अगर हम सिंबल लिखते हैं तो अगर उसमें 2 आपके पास लेटर्स हो रहे हैं, इफ यू आर हैविंग 2 अल्फाबेट्स, तो उसमें से फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल एंड द सेकंड अल्फाबेट विल बी इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो दिस इज 3Li। नाउ जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, हमने देखा उसके अंदर मैक्सिमम आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ पा रहे थे, 2। ठीक है, तो यानी कि जब 2 यहाँ पे फर्स्ट शेल में फिल हो जाएंगे तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास आएगा सेकेंड शेल के अंदर। ठीक है, अब ये सेकेंड शेल हम देख रहे हैं ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई, इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जब तक इसमें 8 फिल नहीं हो जाते तब तक यही वाली शेल इन यूज चलती रहेगी। ठीक है, तो देन वी हैव बेरिलियम, that is Be4, we have boron, we have carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon, and this is still 10 atomic number। ठीक है, we have this 5 boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9 and Ne, that is for neon, it is 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 and 2,8। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब इतनी ही जगह थी तो इतने में पूरे होने के बाद जो 11 एटॉमिक नंबर है उसका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज फॉर दी सोडियम, द सिंबल इज Na। इट विल बी 2,8,1। जो आपके पास लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है दैट विल गो इन दी थर्ड शेल, इट विल बी 2,8,1। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू राइट दी कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज नॉट फ्लूमीन, दिस इज फ्लोरीन। ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट दी कॉन्फ़िगरेशन। नाउ मेनी अ टाइम्स आपने ऐसा देखा होगा कि आउटर मोस्ट शेल में जब 8 पूरे हो जाते हैं तो आप आगे वाली शेल में प्रोसीड कर जाते हैं। नाउ दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमारे पास ये कहता है कि जब आपके पास लास्ट वाली शेल में व्हेन यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास एटम स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास आगे की शेल में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए आर्गन है विद एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,8,8 आएगा। फिर उसके बाद में आता है पोटेशियम विच इज 19। तो पोटेशियम इज नॉट 2,8,9, नो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज 2,8,8,1। क्योंकि जब लास्ट शेल में जो भी आपके पास शेल है, जो भी आगे की शेल है, उसमें अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोसीडेड या विल बी पुट इन दी नेक्स्ट शेल। दिस इज योर ऑक्टेट रूल। तो ये माना जाता है कि जिनकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो आपके पास एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। सो हम कहेंगे आर्गन इज अ स्टेबल एटम। ठीक है,
और ये स्टेबल मतलब कि ये रिएक्ट ज्यादा नहीं करेंगे. So we will learn about the reactivity and what the valency in the next class. But you need to know कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वो एलिमेंट आपके पास स्टेबल हो रहा है. ऐसे ही हमारे पास अगर हीलियम है, बट हीलियम में आपके पास एक थोड़ा एक्सेप्शन होता है. हीलियम में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फर्स्ट शेल पूरी कंप्लीट है, ठीक है, तो भी ये आपके पास स्टेबल होता है. ये एक्सेप्शन है, इसका ड्यूप्लेट पे ही स्टेबल हो जाता है. नियॉन अभी हमने पढ़ा 2,8, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स कि आपके पास ऑक्टेट रूल होता है. इफ यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, देन द एटम बिकम्स stable and it does not need to react with any other atom. So this is about the octet rule. So in today's class हमने पढ़ा है एटम क्या होता है, एटम का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, some definitions about some knowledge about those particles, how are the electrons arranged in an atom, कैसे हम configuration लिखते हैं. जिन atoms की हमने configuration नहीं लिखी है कुछ की, we will be doing that because we need to arrive on the stability और किस तरीके से आपके पास एटम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं. नाउ आफ्टर लर्निंग एटम एक दूसरे से क्यों रिएक्ट करते हैं, we will be studying कि किस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं. then we will be jumping on to the chemical bonding. ठीक है.